मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे से शिमला वापस लौट गए हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर हिमाचल प्रदेश के अहम मुद्दों को उठाया है, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्रियों ने सहानुभूति विचार करने का आश्वासन दिया है। शिमला लौटने पर पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि केंद्रीय मंत्रियों से राज्य के विभिन्न मसले उठाए गए हैं। सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने, राज्य के लिए हर साल 10,000 करोड़ रुपए की रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट और पीएम मोदी द्वारा घोषित 1500 करोड़ रुपए का पैकेज जल्द जारी करने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई है, जिस पर केंद्रीय मंत्रियों ने सहानुभूतिपूर्व विचार करने की बात कही है। इस दौरान ऑप्स से यूपीएस पर जाने को लेकर केंद्रीय मंत्रियों ने विचार करने की बात कही है, लेकिन सरकार ने राजनीतिक लाभ के लिए ऑप्स नहीं दी है। हालांकि ऑप्स लागू करने से सरकार को नुकसान हुआ है, लेकिन ये कर्मचारियों का हक है। इसके अलावा जीएसटी से प्रदेश को हो रहे नुकसान पर भी केंद्रीय मंत्री से मुद्दा उठाया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने जल्द कैबिनेट विस्तार और फेरबदल की बात कही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कैबिनेट भी रिशफल की जाएगी। वहीं इस मौके मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 9 जनवरी को शिमला से दिल्ली, गोवा के लिए रवाना किए गए चिल्ड्रन ऑफ स्टेट बच्चों के वापस लौटने पर आज उनसे मुलाकात की और बच्चों के अनुभवों को जाना। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की 75 लाख जनता का हिमाचल प्रदेश के संपदा पूरा अधिकार है, जो पहले कुछ चुनिंदा लोगों तक सीमित थी। सरकार ने भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों को बंद कर सुखाश्रय जैसी योजनाओं को शुरू कर आम लोगों तक सरकारी संपदा पहुंचने का काम किया है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 3 साल पहले उन बच्चों के लिए एक कानून बनाया जो बच्चे अपनी माता को खो चुके थे, अपने पिता को खो चुके थे। और इस कानून को जब बनाया गया तो ये सोच रखी गई कि इस प्रदेश में कोई भी बच्चा अगर अपनी माता को खोता है, अपने पिता को खोता है, वो अनाथ नहीं कहलाएगा। उसकी सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है और चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा उनको दिया गया। महज दर्जा देना उद्देश्य नहीं था, लक्ष्य ये था कि जिस प्रकार हम अपने परिवार के बच्चों को पालते हैं, उस प्रकार का पालन पोषण राज्य सरकार करेगी। और इस प्रकार के पालन पोषण के लिए इन्हें जो स्कूली शिक्षा, उसमें भी महत्वपूर्ण योगदान और अच्छे स्कूलों में पढ़ने की दिशा में आगे बढ़ाया जाएगा। और जिस प्रकार हम अपने परिवार को शैक्षणिक भ्रमण के लिए या घूमने के लिए अपने बच्चों के साथ जाते हैं, वो सुविधा भी इन बच्चों को प्रदान की जाएगी। तो ये आज पहली बार जब ये आए हैं तो उन्हें 10 दिन के टूर पर हमने पूरे देश में घूमने के लिए भेजा। इन्हें वोल्वो का अनुभव करवाया गया, इन्हें वंदे भारत का अनुभव करवाया गया, ताजमहल दिखवाया गया, रोज़ गार्डन दिखवाया गया। फिर इन्हें बाई एयर की सुविधा से गोवा भेजा गया। 4 दिन ये गोवा में रहे और अब गोवा में घूमने के बाद ये मुझसे मिलने के लिए यहाँ आए हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि जिस योजना को और जिस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमने ये कानून बनाया था, वो सार्थक सिद्ध हो रहा है। बच्चे हैं हमारी संपदा का एक भाग, इनको भी मिलना चाहिए। प्रदेश की संपदा पिछले 40 सालों से कुछ वर्गों के हाथ में। हमने हमेशा कहा कि जो प्रदेश की संपदा उसमें 75 लाख जनता का अधिकार है, गांव में रहने वाले किसान का अधिकार है, आम परिवार के लोगों का अधिकार है, और जो बच्चे अपनी माता पिता को खो चुके उनका अधिकार है। जो विधवाओं के बच्चे हैं उसकी पढ़ाई का भी पूरा खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार दे रही है। तो ये सब योजनाएं जो है ये प्रदेश की इस संपदा से बनाई जा रही है। उस संपदा को जिसको पिछले कई वर्षों से लुटा दिया जाता था, हमने उस भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद किए और जो पैसा हमने उस भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों से बचाया, उसमें इस प्रकार की योजनाओं को हमने अमली जामा पहनाया। मैं दिल्ली में माननीय वित्त मंत्री से मिला। वित्त मंत्री जी से मैंने अनुरोध किया
कि जो प्रदेश की 16 फाइनेंस कमीशन द्वारा अगर आरडीजी मिलनी है तो वो 5 वर्ष में इक्वल मिले। पिछली बार 15 फाइनेंस कमीशन ने 40,000 करोड़ रुपए के करीब आरडीजी दी। जब उन्होंने 40,000 करोड़ के करीब आरडीजी दी तो 20-21 में जब जयराम ठाकुर जी की सरकार थी तो 11,000 के करोड़ करीब आरडीजी मिली। 22-23 में वो 10,000 करोड़ होगी, 23-24 में 9,000 करोड़ होगी, 24-25 में वो 6,000 करोड़ होगी और इस वर्ष 25-26 में वो सिर्फ 3,200 करोड़ होगी। यानी कि पिछले वर्ष की जो आरडीजी से भी हम 3,000 करोड़ रुपए आए। और जब हमने फिस्कल डिसिप्लिन की बात की थी, फिस्कल प्रूडेंस की बात की थी, सब लोगों ने हमारे पर सवाल उठाए थे। जब हमने ट्रेजरी को ठीक किया था तो 4-5 दिन ट्रेजरी ठीक करने के कारण सैलरी और पेंशन नहीं मिली थी। आज हमें 3,000 करोड़ रुपया कम मिलने के बाद भी हम किसी प्रकार की तंगी प्रदेश के लोगों को नहीं आने दे रहे हैं। क्योंकि जब कोई चेंजिंग आती है, व्यवस्था परिवर्तन जब होता है तो उसमें थोड़ा ठीक होने के लिए टाइम लगता है। तो मेरा ये मानना था कि मैंने उनसे बात की कि वो टेपरिंग ना हो। टेपरिंग का मतलब है कि एक वर्ष ज़्यादा मिल गई, फिर दूसरे वर्ष कम होगी, फिर तीसरे वर्ष कम होगी और चौथे वर्ष और कम होगी। हमने बोला उसको इक्वल रखा जाए। 16 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन का मुझे ज्ञान नहीं है। दूसरा हमने कहा कि जीएसटी से प्रदेश को बहुत नुकसान हुआ है। 2017 से पहले जब जीएसटी नहीं लगा था तो वैट और एक्साइज के रूम में हमें 4,000 करोड़ रुपया आता था। जीएसटी लगने के बाद वो तकरीबन बद्दी एरिया से 150 करोड़ रुपया रह गया, जहाँ से 3 और 4,000 करोड़ रुपया बद्दी एरिया से वैट और एक्साइज का आता था। भारत सरकार ने उसके लिए जीएसटी कंपनसेशन सेस दिया। हर साल 2017 से लेकर जून 2022 तक उन्होंने हमें 3,200 करोड़ रुपया हर साल दिया। अब वो 5 साल बाद बंद हो गया। फिर उसके बाद इन्होंने जीएसटी का रैशनलाइजेशन किया। तो हमारे पास जो जीएसटी सबसे ज़्यादा आता था वो सीमेंट इंडस्ट्री से आता था। वो 28% से घटाकर 18% कर दिया, तो उससे भी हमको नुकसान हुआ। और हम कभी भी जीएसटी का फ़ायदा प्रदेश की सरकार को कभी भी भविष्य में आने वाले 100 सालों में नहीं होने वाला। ना हिमाचल प्रदेश को होने वाला है, ना ही नॉर्थ ईस्ट स्टेटों को होने वाला है। क्योंकि जीएसटी जो है वो कंज्यूमर बेस्ड है। जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, जहाँ कोई चीज़ खरीदेगा, अगर पैरासीटामोल बद्दी में बनती है, बद्दी में एशिया की 35% फार्मास्यूटिकल का हब है। जब जीएसटी नहीं था तो 3 से 4,000 करोड़ आता था, लेकिन जीएसटी लगने के बाद हम प्रोडक्शन स्टेट हो गए हैं, हम प्रोड्यूसर स्टेट हो गए हैं। पर जीएसटी लग कर रहा है, प्रोड्यूस तो हम कर रहे हैं। अगर पैरासीटामोल अगर वो वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, यूपी में खरीदी जाती है, लोगों द्वारा खरीदी जाती है, तो जीएसटी तो वहाँ लगा। हिमाचल प्रदेश में जो जीएसटी उस समय लगेगा उस जितनी हमारी पॉपुलेशन खरीदेगी, तो हम कभी भी जीएसटी का हमको फ़ायदा नहीं होगा। और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, हमने बोला हिल स्टेट्स के लिए अक्रॉस द कंट्री आपको ऐसी योजनाएं बनानी पड़ेगी जिससे वो स्टेट भी सस्टेन करें। इस मुद्दे को हमने उठाया। तीसरी आपने बात कही कि जो डिजास्टर के पैरामीटर्स हैं